Very good morning, students. Today we will discuss about next new topic, that is radius of gyration. Last time we have discussed about the movement of inertia. I hope you understand it well. Okay? आज हम proceed करेंगे किसके लिए? Radius of gyration के लिए. So let's understand what is the radius of gyration. पहले हम ये तो देख लेते हैं कि radius of gyration होता क्या है. देखो यहाँ पे, if we consider a body of any kind of shape. And this one is the axis of rotation. ठीक है, इस axis of rotation क्या हो रहा है कि complete body जो है वो इस तरह से rotate कर रही है, body क्या कर रही है, completely rotate कर रही है from about this axis of rotation. अब जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, the body, rigid body is made up of the large number of the particles. ठीक है, rigid body जो है large number of particles का combination होती है. तो radius of gyration में आखिर में होता क्या है? The radius of gyration is nothing but the distance of the center of mass. Simple सा याद रखना आप लोगों ने, क्या होता है? The distance of the center of mass. Center of mass का distance होता है कहाँ से कहाँ तक? Of the body from the axis of the rotation. ये मेरे पास axis of rotation है, जिसके about सारी body जो revolve कर रही है, ठीक है? तो इस center of mass, इस पूरी body का center of mass मान लो यहाँ पे mass कर रहा है. तो इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहां से, इस सेंटर एक्सिस से यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन. क्या बोला जाता है इसको? रेडियस ऑफ जायरेशन. ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल के से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. क्लियर होगी बात ये? अब देखो यहाँ पे, इसके लिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन निकालनी है कि ऑन व्हाट फैक्टर द रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड है. हमारा जो रेडियस ऑफ जायरेशन है कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए हमें वैल्यूज निकालनी है. तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास जो रेडियस बॉडी है, रिजिड बॉडी, दैट इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल इसका रेडियस कितना मान लेते हैं सेंटर एक्सिस से, r1 मान लेते हैं, मास मान लेते हैं, सभी का एक जैसा ही है, सेम मान लेते हैं, मास m मानते हैं, इसका रेडियस C2 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इसका r1 लेते हैं. अब जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो एक सेम डिस्टेंस तो पड़ेंगे, बॉडी किसी भी शेप में हो सकती है. ठीक है, तो अलग अलग डिस्टेंस पर ही पड़ेंगे, इसलिए हम सभी को इसको अलग अलग रेफरेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो एज यू कैन नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I is equal to मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द all masses and the square of the distance. ठीक है, क्या होता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द all masses and square of their distances. तो m r स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस so अप टू m पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया r m से रिप्रेजेंट कर देते हैं. देखो यहाँ पे m क्या है, तो बना रहे हैं, तो I इक्वल टू m r1 स्क्वायर प्लस so अप टू rm स्क्वायर आ गए यहाँ पे. ठीक है, तो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स व्हिच कंस्टिट्यूट दिस रिजिड बॉडी. ये सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ रहा है? अरे उन पार्टिकल्स का आ रहा है जो एक रिजिड बॉडी को कंस्टिट्यूट कर रही है. अरे छोटे-छोटे पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन से तो सारी बॉडी बनी है. तो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉमन निकाल दिया. अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी. अब यहाँ पे कोई चेंजिंग क्यों करनी पड़ेगी मुझे? ठीक है, पहले देखो चेंजिंग क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इससे स्मॉल m से. ठीक है, तो ये मेरे पास फैक्टर बन जाएगा n इनटू स्मॉल m. अब क्या बन जाएगा मेरे पास r1 स्क्वायर so अप टू rm स्क्वायर डिवाइडेड बाय n से मल्टीप्लाई किया, क्या है n से डिवाइड, n है क्या है? n is representing the total number of the particles of this rigid body. ये जो rigid body है मेरे पास, इसके total number of particles कितने हैं उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया? सिंपल सा कांसेप्ट है, जब हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना होगा? पूरी बॉडी का मास होगा ना. ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का मास मिला के किसको बनाएगा? सेंटर ऑफ मास को, उनके मास को बताएगा. तो जब हम इन दोनों को इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो वहां पे हमें दिक्कत आएगी. फिर कैसे दिक्कत आएगी? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मास होता है तो फैक्टर m से डिवाइड करते हैं, कोई स्मॉल है तो उस चीज को इक्वेट करने में प्रॉब्लम आएगी हमें. इसलिए मैंने क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को m से मल्टीप्लाई कर दिया. समझाई बात?
अब आगे देखो कैसे लिखेंगे इसको, तो दिस कैन बी रिटन एज, यहां पे वैसे लिखो सिंस n into small n is equal to capital N। क्यों? अरे एक पार्टिकल का मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको मल्टीप्लाई करके तो पूरी बॉडी का मास बनाएगा, और पूरी बॉडी का मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो यहां पे रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास I कैपिटल M r1 स्क्वायर प्लस so up to rm स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्मॉल n। क्लियर होगी बात? यू गॉट इक्वेशन नंबर 1। यहां पे मैं इसको रोक लेता हूं, इक्वेशन 1 दे दी मैंने यहां पे। अब आगे काम क्या होगा मेरा, रेडियस ऑफ gyration निकालना। मेन टास्क तो हमारा रेडियस ऑफ gyration है। क्या है वो रेडियस ऑफ gyration? अरे इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहां से कहां तक, इस सेंटर एक्सिस तक है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ gyration निकालने के लिए अब आगे कैसे प्रोसीड करें, देखो यहां पे नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला मैंने, किसका निकाला, अरे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे बॉडी के ऊपर उनका निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो कितना बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास and the square of the distance from the center axis, axis of rotation, axis of rotation से कितना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, k है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा q स्क्वायर। बात क्लियर हो गई यहां पे, विद दैट इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे एक बात अंडरस्टैंड करो, क्या देखो, अरे छोटे छोटे पार्टिकल का मास है, मान लेते हैं इसका मास 1 किलोग्राम है, तो 1 ग्राम मान लेते हैं, 1 ग्राम टोटल मास के पार्टिकल 10 मान लेता हूं। टोटल दो पार्टिकल कितने 10, तो कितने हो जाएंगे 10 ग्राम मास हो जाएगा पूरी बॉडी का। तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना होगा, वही होगा ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक पार्टिकल का होगा वही 10 पार्टिकल का होगा, वो किसके बराबर होगा, सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ particles and center of mass is same। अरे सेम ही कहूंगे दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, यानी कि इसकी वो वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दूं, तो इसे लिखता हूं m k square is equal to कैपिटल M, अंदर कितना बचेगा यहां पे r1 स्क्वायर बचा ना यहां पे, so up to rm स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्मॉल m, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास k r1 स्क्वायर प्लस so up to rm स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m। स्क्वायर को परे तरफ ले जाऊंगा तो क्या बना दिया इसने, अंडर रूट बना दिया। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ gyration। तो रेडियस ऑफ gyration किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अरे द डिस्टेंसेस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन सारे पार्टिकल के डिस्टेंसेस जो है इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, 1 square root of this all distances। क्लियर हो गई बात ये। तो दिस वन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ gyration। सिंपल सी याद रखना, क्या याद रखोगे, अरे इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एक्सिस टू द सेंटर ऑफ मास, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ gyration। क्लियर हो गई बात ये।